फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुचिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। अभी इस चैनल पे चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने सबसे पहले आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल बताया, फिर मैंने बात की उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसा होता है, क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम बताया, इंटेंसिटी शिफ्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने बात की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे लैम्बर्ट्स बियर लॉ के बारे में। ठीक, जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हो गया या चाहे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताया है, ठीक है, ये सारे मैं पार्ट्स में इसलिए बता रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। So, without wasting our time, let's get started with our next topic, that is Lambert's-Beer's law. Lambert's-Beer's law. The Lambert's-Beer's law states that for a given material, sample path length and the concentration of the sample are directly proportional to the absorbance of the light. लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गिवन मटेरियल का जो सैंपल पाथ लेंथ है जिससे लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक, जो कंसंट्रेशन है सैंपल का सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। कंसंट्रेशन और जो सैंपल की पाथ लेंथ है, ठीक है ना, मटेरियल सैंपल की पाथ लेंथ मतलब जिस पाथ में लाइट ट्रेवल कर रही है वो। दूसरा कंसंट्रेशन, आपके जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो आपका सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो, ये दोनों चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी, अगर पाथ लेंथ बढ़ रही है तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी। The Beer's-Lambert's law is expressed as A is equals to ELC। इसको एक्सप्रेस करते हैं ELC से। A मीन्स होता है एब्जॉर्बेंस, अभी आगे बताते हैं आपको। A है इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ बाय द सैंपल। हमने A इज इक्वल्स टू ELC पढ़ा है, उसमें सबसे पहले समझते हैं कि A क्या है। तो वो है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, वो मात्रा लाइट की जो एब्जॉर्ब्ड हुई है, ठीक, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सैंपल के द्वारा। किसने एब्जॉर्ब की है वो लाइट? सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, ठीक। तो A क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, की लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। इसकी एक ही वेवलेंथ है जिसपे ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है सैंपल के द्वारा। सेकेंड है E इज इक्वल्स टू द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक। ये सभी सब्सटेंस का अलग अलग होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट E। L क्या है? L इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। जब लाइट पास हो रही थी सॉल्यूशन के, जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, जो भी सॉल्यूशन के अंदर लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है वो है L, ठीक। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, मतलब जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें जो जिस कंसंट्रेशन में सब्सटेंस मिला हुआ है वो C है, ठीक। The following is an equation solve for a molar extinction coefficient। अगर अपन उसको E के लिए सॉल्व करते हैं तो E is equals to हो जाएगा ALC। But Beer's-Lambert's law is the combination of two different laws। Beer's law दो different laws का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? एक तो Beer's का लॉ और दूसरा लैम्बर्ट का लॉ। थ्योरी इन्वॉल्व क्या क्या है इसमें? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सॉल्यूशन और होमोजीनियस मीडिया, अ पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। भाई अगर आपकी लाइट बीम पास हो रही है सॉल्यूशन के थ्रू तो कुछ पोर्शन उसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस आएगा।
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडिया, जो भी सरफेस है मीडिया का वहां से, मतलब जो भी मीडिया जैसे अपन पास कराना चाह रहे हैं तो कुछ तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वापस आएगा। कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, विद इन द मीडिया। कुछ पोर्शन जो है लाइट का वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, एंड द रिमेनिंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, और जो बचा कुचा रहेगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। पहला तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस आएगा, दूसरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और तीसरा लाइट को क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा मीडियम के थ्रू। जो भी मीडियम ने बनाएगा उसके थ्रू क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा। 10 I0 इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। I0 क्या है, इंटेंसिटी, कितनी तेजी के साथ रेडिएशन आ रही है उसको I0 कहते हैं। ठीक, किसके ऊपर फॉल कर रही है, हमारे मीडिया के ऊपर। भाई सॉल्यूशन है आपका और यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक, इसमें भरा हुआ है पानी, तो इंटेंसिटी मतलब कितनी फोर्स से कितनी तेजी के साथ जो है मीडिया के ऊपर, मतलब ये मीडिया है इसको समझ लीजिए आप, सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके ऊपर फॉल करेगी। ठीक, IR इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, तो IR क्या होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप, IR ले लीजिए, वो है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट, जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई वो है IR। ठीक, IN इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। IN क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो कि एब्जॉर्ब्ड होगी। तीन तरीके से हुई थी, पहली रिफ्लेक्ट हुई थी, दूसरी ऑब्जर्व्ड हुई थी और तीसरी ट्रांसमिट हुई थी। तो जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई थी वो IR है, जो एब्जॉर्ब हुई है अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो IA है, जो ट्रांसमिट हुई है वो है IT। तो I0 किस किस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, I0 मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किस किस की कॉम्बिनेशन हो जाएगा, IR का, IA का और IT का। अब दो लॉज हैं, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, मैंने आपको पहले बताया। बियर्स लॉ क्या कहता है, बियर्स लॉ कहता है व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम। जब बीम आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की और उसको अपन पास थ्रू कराते हैं एक होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से। होमोजीनियस मीन्स इसमें मिला हुआ है वो होमोजीनियस है, एब्जॉर्बिंग है मीन्स सॉल्यूशन है, किसी इसमें कोई ना कोई कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का मिला हुआ है, उससे अपन क्या फॉल हो रही है उसके ऊपर, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर फॉल करी। सपोज ये है, ठीक, सॉरी बॉटल है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या फॉल करवा रहे हो, लाइट रेडिएशन फॉल करवा रहे हो। किस तरीके से फॉल करवाओगे, ये देखिए लाइट आई, फॉल हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई और कुछ ट्रांसमिट हुई। ठीक, अब क्या बोल रहा था, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू होमोजीनियस मीडियम। इसके अंदर एक होमोजीनियस मीडियम है, देखिए हिलता हुआ दिख रहा है, राइट। इसके ऊपर अपन क्या फॉल करवा रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करवा रहे हैं। ओके, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, द रेट ऑफ decrease of intensity of radiation with increase in the concentration of absorbing species is directly proportional to the intensity of the incident light. बियर्स लॉ ये कहता है कि जैसे आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम पर गिरी, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, जो रेट डिक्रीज हुआ, कम हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का, ठीक, किसके इंक्रीज होने से, रेट इंटेंसिटी का रेडिएशन घटा, किसके इंक्रीज होने से, कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, जो सॉल्यूशन में जो भी एब्जॉर्बिंग स्पीशीज है, जो भी सब्सटेंस मिला हुआ है, अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो रेट जो है इंटेंसिटी का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये दोनों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस पर गिर रही है। सही बात है, जब तक लाइट गिरेगी नहीं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा नहीं, होगा जब तक लाइट गिरेगी नहीं। जितनी लाइट गिर रही है उसी के हिसाब से तो ये सारा हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग स्पीशीज का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक,
और जो इंटेंसिटी होती है वो लाइट की कम हो जाती है, क्योंकि आधी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। और ये दोनों चीज़ डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होती है कि आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी डाली थी। क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डाल रहे हो वो तो 2 भागों में 3 भागों में जाती है, बट यहाँ वो 2 चीज़ों को लेके चल रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन कम हो रही है किस रेट से, मतलब किस स्पीड से कम हो रही है, कि हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं एब्जॉर्बिंग स्पीशीज का, जो भी हमने सब्सटेंस डाला हुआ है सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। और ये दोनों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जितनी लाइट उसके ऊपर गिर रही होगी उसी के बराबर होंगे, इसलिए उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है -di/dc इक्वल्स टू KI। हमने इस पूरे सेंटेंस को एक इक्वेशन में डाल दिया, -di/dc इक्वल्स टू KI -di/I इज इक्वल्स टू KDC। आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे C का कंसंट्रेशन है, I मीन्स इंटेंसिटी है, ठीक। और इनको एक इक्वेशन में अपन ने डाल दिया, डिफरेंशिएशन करते हैं, di/dc लिख रहे हैं, K डाल दिया है, उसमें फिर से I कर दिया, और फिर अगर अपन KDC के लिए बना रहे होंगे तो -di/I लिखेंगे। अगर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी बनी हुई है जो कि सेंटेंस पे बेस्ड थी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो -INI इज इक्वल्स टू KC प्लस B। B क्या हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यूज करते हैं, तो -INI इज इक्वल्स टू KC प्लस B, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट B। कंसंट्रेशन अभी इनिशियल क्या है, 0, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। अगर कंसंट्रेशन 0 है तो कोई एब्जॉर्प्शन होगा, अगर एब्जॉर्प्शन स्पीशीज ही नहीं है तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वो ये कह रहा है अगर कंसंट्रेशन 0 है तो नो एब्जॉर्प्शन है, तो I इक्वल्स टू I0 हो जाएगा, ठीक। जो भी इंटेंसिटी पड़ रही है जितनी आ रही है उसी के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 बनाया हुआ था उसको इस सिचुएशन में पुट कर देंगे इस कंडीशन के साथ। तो देखिए कैसे पुट किया अपन ने, -INI इज इक्वल्स टू KC हमने बता दिया, कंसंट्रेशन कितना है, 0 है, तो नो एब्जॉर्बेंस हुआ, तो इंटू 0 प्लस B, K इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो -INI इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B, ठीक। B क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और -I/I क्या है, इंटेंसिटी है हमारी लाइट की। अब करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन द इक्वेशन। वैल्यू ऑफ B को जो हमने पिछले उसमें निकाली थी उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी पहली इक्वेशन में जो हमने बनाई थी, दैट इज -IN/I इक्वल्स टू KC -IN/I0। B की वैल्यू अपन ने लगा दी, तो IN/I0 अब उसको शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस को इस साइड ले आएंगे, इक्वल्स टू KC हो जाएगा। अब IN/I0 अपॉन IN/I इक्वल्स टू KC हो गया। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली। अब हमें क्या करना है, लगाना है, हम तो पहले से ही लॉग का यूज कर रहे थे, तो सिंस log A माइनस log B इक्वल्स टू log A अपॉन B, ये लॉग के रूल है। तो अभी अपन को दिख रहा है सिंस log A माइनस log B इक्वल्स टू log A अपॉन B, तो उसको अपन क्या कर लेंगे, I अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये लॉग वाली डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन को ढालेंगे, तो I0 अपॉन I इक्वल्स टू EKC। अगर अपन ने नेचुरली लॉगरिथम IN को रिमूव करना है, इंटीग्रेशन साइंस को और ये सब लॉग को रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, E इक्वल्स टू KC। अब क्या हो गया, इसको उल्टा कर देते हैं, इनवर्स करते हैं दोनों साइड से, ठीक। दोनों साइड से इनवर्स के इस इक्वेशन को, तो IN/I0 हो गया, इनवर्स करना मीन्स उल्टा करना है, और K हो गया -KC, प्लस में था तो उसको किस में पहुंचा दिया है, माइनस में, इनवर्स कर दिया बोथ साइड। अब I के लिए इक्वेशन निकाल लो, तो I इक्वल्स टू I0 E माइनस KC, तो ये हमारी किसकी हो गई, इंटेंसिटी की जो एक इक्वेशन निकल गई। ये तो हो गया हमारा बीयर्स लॉ। अब लैम्बर्ट्स लॉ क्या कह रहा है, When a beam of monochromatic light is passed through a homogeneous absorbing medium, ये भी यही कहता है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है हमारे होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से, तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फिर से वही, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, भाई जैसे ही लाइट पड़ेगी तो कुछ ना कुछ रेट तो डिक्रीज होगा, है ना।
विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, कितना थिक है मीडियम जिससे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जिस पे फॉल हो रही है वो मीडियम कितना थिक है, कितना मोटा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसके ये दोनों चीजें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आप लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आप डाल रहे हो सॉल्यूशन के ऊपर उससे इक्वल है, ये कहता है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। अब इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन मैथमेटिकली, डिफरेंशिएशन करना है अपन को, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू के आई। इसमें आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट दिख रही है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लैम्डा क्या होता है, लाइट ऑफ वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ। लाइट हमेशा वेवलेंथ के साथ ही होती है जो भी, ठीक है, वेवलेंथ और लाइट ये दोनों का आपस में संबंध है, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट कितनी वेवलेंथ की है, लाइट और वेवलेंथ का संबंध ये है कि लाइट को अपन वेवलेंथ के थ्रू मापते हैं, ठीक। तो मापते नहीं है मतलब उसके थ्रू अपन बताते हैं कि भाई ये लाइट जो है वो इतनी वेवलेंथ की है। जैसे अपन, मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम इधर उधर तो नहीं है ना, मेरा नाम सुचिता है, ठीक। वैसे ही जब लाइट गिर रही है आपकी इंसिडेंट लाइट, तो वो इंसिडेंट लाइट है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही गिरेगी ना, अलग इधर उधर तो जाएगी नहीं। मैं अपना नाम सुचिता पुचिता नहीं ये तो बताऊंगी नहीं, मैं अपना नाम दूंगी सुचिता। तो वैसे ही जब इंसिडेंट लाइट गिरेगी तो वो किस पे गिरेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे गिरेगी, ठीक। तो वो वेवलेंथ हो गई लैम्डा। टी आपको समझ में आ गया, वो हो गई थिकनेस। तो अब अपन ने इंटीग्रेट किया, सिंस आई इक्वल्स टू आई जीरो, अपन ने ऊपर से इक्वेशन निकाली थी आई इक्वल्स टू आई जीरो ई माइनस के सी, ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी निकली हुई थी। अब उसने कंसंट्रेशन को ना लेते हुए यहाँ पर क्या ले लिया है, टी, तो के सी की जगह क्या हो जाएगा, के टी, ठीक। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हम 2 और 3 को कंबाइन करते हैं, है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, आई इक्वल्स टू आई जीरो ई माइनस के सी टी, दोनों को कंबाइन कर दिया, सी भी लिख दिया और टी भी लिख दिया। बियर्स लॉ में कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा था वो, लैम्बर्ट्स लॉ में थिकनेस के बारे में बात कर रहा था। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस 10, अब इसमें नेचुरल लॉगरिथम है, इसको अपन बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू आई जीरो 10 माइनस के सी टी, ठीक है, अपन बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 10 आ गया। इन्वर्स कर दिया दोनों साइड्स को, राइट और लेफ्ट साइड को इन्वर्स कर दिया, तो आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल्स टू 10 के टी आ गया। अब इन्वर्स करने के बाद दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग आई जीरो पॉइंट इज इक्वल्स टू के सी टी आ गया, क्योंकि भाई बेस 10 हटाना है तो लॉग लगाना है, लॉग लगा दिया। हियर द ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल्स टू आई जीरो बाय आई जीरो, जो वो ये कह रहा है कि जो ट्रांसमिटेंस है, ठीक है, वो कितना रहेगा, जो कि कैपिटल टी से अपन डिनोट कर रहे हैं, वो रहेगा आई अपॉन आई जीरो, और एब्जॉर्प्शन रहेगा लॉग आई अपॉन टी, ठीक। तो हेंस ए इज इक्वल्स टू लॉग आई जीरो अपॉन आई हो गया। अगर इस इक्वेशन में अपन ने पुट की वैल्यू फोर्थ वाली इक्वेशन में, तो इज इक्वल्स टू लॉग आई जीरो अपॉन आई हो गया, ए मतलब हो गया यहाँ पे एब्जॉर्बेंस। तो यूजिंग इक्वेशन 4 और 5, देखो इक्वेशन 4 और 5 को हम फिर से यूज करेंगे, लॉग आई जीरो अपॉन आई इक्वल्स टू के टी, और कौन सी जो अपन ने ट्रांसमिशन और एब्जॉर्बेंस बता के जो इक्वेशन लाई, ए इक्वल्स टू लॉग आई जीरो अपॉन आई, ये दोनों को मिला देंगे तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा के सी टी। इंस्टेड ऑफ के वी कैन यूज ई। Above equation will be as follows: A is equals to ECT. This is the mathematical equation for Beers-Lambert's law. बियर्स ने हमें बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज के बारे में, लैम्बर्ट्स हमें बता रहा था थिकनेस के बारे में। दोनों की इक्वेशंस अपन ने इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट की और दोनों की इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन बनी आई, ठीक है, आई जीरो इक्वल्स टू के ई माइनस के सी, ये बन गई इक्वेशन। आई जीरो इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई जीरो ई माइनस के सी बन गई थी इक्वेशन बियर्स लॉ की। उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ में अपन ने सी की जगह टी कर दिया, थिकनेस कर दी, और फिर उसको भी इंटीग्रेट और लॉग बेस टेंस के थ्रू जो है, जैसे अपन सॉल्व करते हैं लॉग को, वैसे अपन ने सॉल्व किया। आखिरी में ट्रांसमिटेंट टी आई अपॉन आई जीरो, एब्जॉर्बेंस लॉग आई अपॉन टी,
एब्जॉर्बेंस क्या होगा, लॉग आई अपॉन टी, भाई जितना ट्रांसमिशन है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों इक्वेशन को जब मिला दिया तो अपन को क्या मिल गया, लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ मिल गया। फिर से इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ए मतलब एब्जॉर्बेंस होता है, ई मतलब मॉलिक्यूलर एक्सक्रीशन कोएफिशिएंट, सी मतलब कंसंट्रेशन है, और टी क्या है, पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ है भाई कितनी पाथ में वो ट्रेवल कर रहा था ना, कौन सी पाथ में वो ट्रेवल कर रहा था, वो टी है। ई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, हम ई को और इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो ई 1% इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 10। ये ई को एक और मॉलिक्यूलर एक्सक्रीशन कोएफिशिएंट को हम एक और तरीके से ऐसा दिखा सकते हैं या फिर ऐसा कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं। ये उसकी इक्वेशन है ताकि वो कैलकुलेट हो जाए। अब भाई एक लॉ बना, लॉ में बताया भी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी जो है वो आपकी कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके इंटेंसिटी से, दूसरे ने कहा थिकनेस से। ठीक, अब भाई ये तो लॉ था, बट लॉ है तो इससे डेविएशंस भी होते हैं भाई, अलग अलग जाते हैं, हमेशा थोड़ी है कि भाई हर सॉल्यूशन लॉ को फॉलो करे। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, दो टाइप के डेविएशंस होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक नेगेटिव डेविएशन होता है। और एक वो सॉल्यूशन है जो कि मतलब डेविएशन है, एक मतलब एक दो तो डेविएशन हो गए, बट एक ऐसी लाइन है जो कि एग्जैक्ट बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो कर रही है। A system obeys law when a plot of concentration versus absorbance gives straight line। हमें ये समझना चाहिए कि अपन जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का, ठीक है, तो वो हमेशा हमको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि द सॉल्यूशन इज फॉलोइंग लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ। बट अगर डेविएट होता है, पॉजिटिव डेविएशन ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब थोड़ा सा चेंज हो जाए आपके कंसंट्रेशन में। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, मैंने देखा अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी चेंज हो रहा था दोनों लॉ में। ठीक, तो क्या होता है, ग्रेटर चेंज आ जाता है एब्जॉर्बेंस में। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा भी चेंज हुआ है तो एब्जॉर्बेंस में जो है वो ग्रेटर चेंज, हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, और ये चेंज क्या कहलाता है, पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। मतलब लॉ तो फॉलो ही कर रहे थे बट पॉजिटिव में चले गए क्योंकि कंसंट्रेशन जो था वो स्पीशीज का क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा तो एब्जॉर्बेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। अब नेगेटिव डेविएशंस क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन ऑकर व्हेन अ लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ गया हो, एकदम से 1 ग्राम था तो 2 ग्राम हो गया हो अगर कंसंट्रेशन, ठीक है, लार्ज चेंज हो गया हो, बट क्या करें, स्मॉल एब्जॉर्बेंस में चेंज करें। पॉजिटिव डेविएशन अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज हुआ है और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। और नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब बहुत ज़्यादा आपने कंसंट्रेशन चेंज किया बट बहुत स्मॉल चेंज आपको दिखा एब्जॉर्बेंस में, तब आ जाता है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब मैं ये कंसंट्रेशन क्यों बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बियर्स लॉ को याद करो, उसने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज और तो और हमारा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमारे मेन जो लाइट पड़ रही होती है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और ज़्यादा सा एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। यदि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे और पर रिजल्ट एब्जॉर्बेंस में क्या आया, बहुत छोटा मोटा चेंज है एब्जॉर्बेंस में, तो वो कौन सा डेविएशन कहला जाएगा, वो कहला जाएगा नेगेटिव डेविएशन। और ये कौन सी पाथ लेंथ से डेविएट हो रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ को फॉलो करते जाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज और जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं, तो वो लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है कंसंट्रेशन स्पीशीज में, तो अगर वो पॉजिटिव डेविएशंस देते हैं या तो नेगेटिव डेविएशंस देते हैं। थैंक यू। होप आप सबको लैम्बर्ट्स बियर लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज 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 आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं वो आपके ठीक तरीके से समझ में आ भी रही है या नहीं। सो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए
बाकी सारे वीडियोस जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे, सबके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए और वहां से चेकआउट कीजिए उन सारे वीडियोस को और वहां जाकर देखिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।